हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज हम आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का जो टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले एक बार चैप्टर का इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। तो अगर पिछले 5 साल का ट्रेंड देखा जाए तो इन द लास्ट 5 ईयर्स 69 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर इसको ट्रांसलेट करें तो क्या आएगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो 1 to 2 क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली सी फ्रॉम दिस चैप्टर इन द एग्ज़ाम। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोट सेवर्ट्स लॉ, सोलिनॉइड उसका फॉर्मूला और उससे के एप्लीकेशंस, एम्पियर्स लॉ के फॉर्मूला पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होगा, उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा उसके फॉर्मूलाज, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे गए हैं बेस्ड अपॉन द ट्रेंड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है जी, अब हम करते हैं सॉल्यूशन को डिस्कस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले। फॉर ए गिवन लेंथ एल ऑफ अ वायर कैरिंग करंट आई, हाउ मेनी सर्कुलर टर्न्स वुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है जी, तो वायर के लिए अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखने लगूँ बच्चे, तो मुझे पता है मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए। ठीक है, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज़ द करंट इन द वायर एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है बच्चे, अब क्योंकि सर्कुलर वायर है तो एरिया को लिखेंगे तो एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। तो आर क्या है, आर इज़ द रेडियस ऑफ वन लूप, है ना, वन लूप है तो एक लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल लेंथ ऑफ द वायर कैन बी रिटन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ वन लूप इंटू नंबर ऑफ लूप्स। तो 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन लूप इंटू एन इज द नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। तो ये मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ठीक है, अब एरिया के अंदर मुझे आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ मैं। आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर इंटू एरिया। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, इधर से आर निकालेंगे तो क्या आएगा, आर विल बी इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई एन। ठीक है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई एन। और इसको मैं एरिया के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट अगर करने लगूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू एल अपॉन 2 पाई एन का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई विल सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो एम इज़ इक्वल टू एन आई होता है, तो एम इज़ इक्वल टू एन को ऐसे ही लिख लेंगे। करंट का फॉर्मूला, अभी करंट क्या होगा देखो, करंट को भी एज इट इज़ लिख लेंगे आई, और एरिया को लिख दूंगा पाई इंटू एल स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है एन आई इंटू पाई एल स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एन इंटू आई इंटू पाई एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई नीचे 4 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर था, तो पाई से पाई को काट लूँगा मैं और एन से एन को काट लूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, आई इंटू एल स्क्वेयर, और नीचे 4 पाई स्क्वेयर था तो एक पाई बचेगा, और एन स्क्वेयर था तो खाली एक एन बचेगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एम जो है उसका फॉर्मूला आई एल स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एन आ गया। तो जब एन मिनिमम होगा फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द वायर, गिवन लेंथ ऑफ द वायर यानी एल इज़ ए कॉन्स्टेंट थिंग है ना, लेंथ इज़ कॉन्स्टेंट, और करंट भी आपको गिवन है, करंट इज़ आई, तो खाली एक ही वेरिएबल बच गया, नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब एन मिनिमम होगा, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो एन मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी 1। तो मैं बोल दूंगा कि एम विल बी मैक्सिमम फॉर एन इज इक्वल टू 1, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एम मैक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एन की वैल्यू 1 रख दूँ इसमें, तो ये आएगा आई एल स्क्वेयर अपॉन 4 पाई। तो फिर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो 1 का आंसर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ करंट कैरिंग वायर is placed in the grooves of an insulating semicircular disc of radius r as shown. The current enters at point A and leaves from point B. Determine the magnetic field at point D. ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है और इंसुलेटिंग है, तो इसका कोई रोल आएगा नहीं आपका मैग्नेटिज्म में, बट ये है कि इसकी ज्योमेट्री का हम यूज़ करेंगे। जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट और एंगल्स, है ना। तो करंट कैरिंग वायर्स हैं, यहाँ पे 2 वायर्स हैं, बी से एंटर करेगा और ए पर लीव करेगा, है ना, एंटर्स द पॉइंट एट पॉइंट ए एंड लीव्स फ्रॉम पॉइंट बी। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन अलग दे दिया है, डायग्राम में डायरेक्शन थोड़ा उल्टा दे दिया है। द करंट एंटर्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से एंटर करेगा तो इधर जाएगा ऐसे, और बी पे लीव करेगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इन 2 वायर्स, 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स हैं, इनकी वजह से आपको पॉइंट डी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यार हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर पता है, तो फील्ड की वैल्यू अगर फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस डी, कितनी दूरी पर आप निकाल रहे हो, डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट डी, इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो कितना एंगल सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उस वायर के दोनों एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो पॉइंट डी को लोकेट कर लिया, अब एक लाइन इसको ज्वाइन कर रही होगी, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन पॉइंट ए से डी को ज्वाइन कर रही होगी। अब हमें ना सेमी सर्कुलर डिस्क की प्रॉपर्टी का यूज़ आएगा, क्योंकि ये सर्कल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री आने वाला है, ठीक है। ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ सर्कल ये 90 डिग्री आएगा दोनों एंगल, ठीक है। तो इससे मैं अगर एंगल्स दूसरे एंगल मार्क करूँ तो ये यहाँ पे एंगल आपका क्या आएगा 30 डिग्री, और ये रेड कलर से मार्क करेंगे ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार वायर्स को भी अगर हम मार्क कर लें, तो वायर्स को भी मान लो मैं इस सी टू बी वायर है उसको 1 बोल देता हूँ, और सी टू ए जो वायर है उसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है। और लाइकवाइज जो आपका ये है बी टू डी डिस्टेंस है उसको D1 बोल देता हूँ, और ए से डी जो डिस्टेंस है उसको D2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, D1 एंड D2 आर द डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम दीज टू वायर्स। CB वायर से D2 डिस्टेंस है, और CA वायर से D2 है, और CB वायर से D1 डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, इस ज्योमेट्री से D1 एंड D2 की वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में D की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो D1 एंड D2 की वैल्यू अगर मैं निकालने चलूँ, तो यार मुझे पता चलेगा कि साइन ऑफ 30 डिग्री, देखो जी ये नीचे वाला ट्राइंगल CBD के अंदर साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, D1 बाय CD, और CD क्या है, CD इज़ दिस डिस्टेंस जो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो CD इज़ 2R, है ना। तो ये क्या आ गया, D1/2R। तो यहाँ से मुझे D1 मिल जाएगा, D1 इज इक्वल टू 2R इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 मुझे पता है 1/2 होता है, तो D1 क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू R। तो एक वैल्यू मुझे D1 की पता चल गई, D1 इज इक्वल टू R। सिमिलरली आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D2। तो अब D2 के लिए क्या करेंगे बच्चे, D2 इज इक्वल टू, देखो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू D2 बाई CD, या फिर D2/2R लिख देंगे सीधा, ठीक है। तो इम्प्लाइज D2 इज इक्वल टू 2R साइन ऑफ 60। साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आपका क्या आ जाएगा फिर, जो है D2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ R। तो मुझे D2 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है जी। अब खाली मुझे साइन θ1 एंड θ2 सब्सटीट्यूट करना है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट D2 के लिए, पॉइंट D के लिए जो θ2 है ना दूसरे एंड से, यानी कि पॉइंट B से लोगे एंगल और पॉइंट A से लोगे, तो एंगल जो θ2 आएगा वो 0 आएगा दोनों केस में। तो खाली मुझे θ1 एंड θ2 सब्सटीट्यूट करना है, जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ पॉइंट C पे जो एंगल्स है। तो आप θ1 एक बार 30 आएगा when you are calculating for wire CB, and when you are calculating for wire CA, तो थीटा आ जाएगा 30 + 30 यानी 60 डिग्री। तो ठीक है, अब फॉर्मूला निकालते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखते हैं B1 एंड B2 की। तो B1 विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CB एट पॉइंट D। तो B1 की वैल्यू लिखेंगे बच्चे, B1 की वैल्यू आएगी, फॉर्मूला देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D1 है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D1 इंटू साइन ऑफ θ1। साइन ऑफ θ1 क्या आएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है बच्चे, साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अच्छा, एंगल इधर से लेंगे, एंगल है ना पॉइंट D से लेंगे, तो पॉइंट D से लेंगे तो CB के लिए एंगल हमारा 60 डिग्री वाला आएगा, दिस वन है ना। पॉइंट C पे नहीं लेंगे, पॉइंट D की तरफ से लेंगे, बिकॉज एंगल कितना एंगल बना रहा है इसका, जो पॉइंट C है, इधर जो एंगल आ रहा था वो 0 आ रहा था, बिकॉज पॉइंट D इज़ एग्जैक्टली अबव द पॉइंट D, है ना। तो अपना जो एंगल आएगा इधर फॉर B1 इट विल बी 60 डिग्री, और B2 के लिए हमारा जो एंगल रहेगा वो आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो साइन ऑफ 60 डिग्री, और प्लस में साइन 0 लिखो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, D1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, D1 इज इक्वल टू R। तो ये मेरा आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R इंटू साइन ऑफ 60 कितना होता है, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, म्यू नॉट आई, जब मेरी वैल्यू आएगी इसकी, म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई R इंटू √3,
ठीक है, तो ये B1 आ गया। लाइकवाइज मैं B2 कैलकुलेट करूँगा। B2 में क्या रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4π/d2 और साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, अब म्यू नॉट आई तो एज इट इज़ रह जाएगा 4π/d2, d2 इज़ √3 टाइम्स ऑफ r, तो आपका आ गया 4√3π r, और साइन ऑफ 30 क्या होगा 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8√3π r। ठीक है, अब बच्चे ना फ्लेमिंग्स रूल से इनका डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है। B1 जो रहेगा, B1 का डायरेक्शन क्या रहेगा, B1 विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। B1 देखो करंट जो जा रहा है C टू B जा रहा है, तो B1 क्या रहेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और जो B2 है A से C जो करंट जा रहा है उसमें अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अगर बी नेट की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, बी नेट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं बी नेट को कैलकुलेट करूँगा तो बी नेट विल बी इक्वल्स टू B1 माइनस B2, है ना। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो अब इसमें B1 माइनस B2 की वैल्यू खाली मुझे कैलकुलेट करनी है। सब्सटीट्यूट करेंगे, म्यू नॉट आई √3 अपॉन 8πr माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8√3πr। ठीक है बच्चों, अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्टली आपके लिए वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। द कैलकुलेटेड वैल्यू विल कम अप एज म्यू नॉट आई अपॉन 4√3πr। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4√3πr। तो फिर इसके अकॉर्डिंग मेरा जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें सेमी सर्कुलर जो इंसुलेटिंग डिस्क था उससे हमें खाली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे एंगल θ1 एंड θ2 मिल गए। ठीक है, बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट ए पॉइंट डी कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द फिगर शोन अ करंट I1 इज एस्टेब्लिश्ड इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, another wire CD carrying current I2 is placed in the plane of paper, right? The line joining the ends of this wire is perpendicular to the wire AB. The resultant force on the wire is, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक वायर AB है जिसमें कोई करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरा वायर है CD जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स, यानी ये दो एंड्स है ना, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस इनिशियल जो वायर AB है। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वायर, रिजल्टेंट फोर्स ऑन वायर CD वायर पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा। देखो बच्चे, अब करंट जो है ना, इसको अगर मैं पॉइंट O बोल दूँ, ये बीच वाला पॉइंट है, तो CO जो इसका सेगमेंट इस वायर का जो सेगमेंट CO है, इसका जो पार्ट है CO, उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी हायर, है ना, क्योंकि ये पास में है, इसके करंट I1 कैरिंग वायर के पास में है, और जो पार्ट OD है उस पर जो मैग्नीट्यूड लगेगा फोर्स का वो कम लगेगा। तो अगर मैं उस चीज़ को यूज़ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यार जो फोर्स है, अगर फोर्स की बात करें, इधर इस पर जो इस पार्ट पे फोर्स लगेगा उसको F1 बोल दिया, और जो OD पर लगेगा उसको F2 बोल दिया, तो मुझे पता है कि F1 जो है वो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन रहेगा F2, तो और इनके ये किसी एंगल पर भी ओरिएंटेड है ना, तो फिर हम बोलेंगे कि यार इसके ना दोनों कंपोनेंट रहेंगे, जो नेट फोर्स रहेगा वायर CD पर, दैट विल हैव बोथ कंपोनेंट्स, इसके दोनों कंपोनेंट होंगे, X कंपोनेंट भी होगा और Y कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, तो फिर क्या बोलें, ज़ीरो हो सकता है फोर्स, नहीं होगा, ओनली टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं भाई, खाली एक्स कंपोनेंट नहीं होगा और खाली वाई कंपोनेंट भी नहीं होगा, तो फिर क्या बोलेंगे, इट विल हैव बोथ कंपोनेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फिर करेक्ट चॉइस हो गया कि नन ऑफ दीज इज करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड इज, सोलिनॉइड के अंदर फील्ड कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नहीं, लेंथ का कोई इसमें रोल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये मुझे फॉर्मूला से दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन B मेरा सही लग रहा है मुझे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं, एक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन B ही मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट DL एट अ डिस्टेंस R, ठीक है, ये आपको बताना है
या फिर क्या पूछ रहा है कि और सीधा सीधा बोल दिया इसने कि यार ये क्या होता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ ही तो होता है, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपको बताना है। तो ये तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर हम क्या बोलें कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में नीचे एक आर एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो ऊपर आर था तो नीचे एक आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। कुछ बच्चों को डी ऑप्शन सी सही लग सकता है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यूब आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर, 5 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ चार्ज क्यू कूलाम्ब मूव्स इन अ circle at n revolutions per second and the radius of the circle is r meters, then magnetic field at the center of the circle is, तो magnetic field at the center of the circle क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चे मैं क्या करूँगा, मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो चार्ज क्यू इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, तो पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ आए। एक सर्कल है, इसके ऊपर एक चार्ज क्यू मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज क्यू एंड इट इज़ हैविंग n रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो क्या होगा, करंट मेरा आएगा I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इंटू चार्ज। तो ये मेरा क्या आएगा, n इंटू क्यू पर सेकेंड। तो ये मेरा करंट की वैल्यू आ गई, करंट इज इक्वल टू एन क्यू। अब क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेडियस दे दिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आपको फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो अब इसमें आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, म्यू नॉट को भी वैल्यू रख लेते हैं बिकॉज हमारा फाइनल आंसर में कहीं म्यू नॉट नहीं है, वैल्यूज़ ही हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू क्या आई, एन क्यू डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 4π से 2 कट जाएगा, तो 2π एन क्यू इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर, 2π एन क्यू इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर। तो इसका ये हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, हमारा इससे मैच कर रहा है शायद ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो n रेवोल्यूशन थे ना बेटा, देखो सेंटर के अबाउट अगर ये n टाइम्स रोटेट करेगा, तो मैं अगर किसी एक पॉइंट पर रुक कर देखूंगा ना, तो इस पॉइंट पर जब मैं देख रहा हूँ तो चार्ज q n टाइम्स पास कर रहा है एक सेकंड में। तो करंट क्या हो गया इस वायर में, करंट विल बी n इंटू क्यू पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर मूव अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। देखो 90 डिग्री पर जाएगा तो क्या करेगा, 90 डिग्री पर तो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। अगर किसी एंगल थीटा जो कि 0 से 90 के बीच में है तो फिर क्या होगा, हेलिकल पाथ। और अगर 0 डिग्री यानी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। वो नॉर्मली किसी और अदर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकता है या रिटार्ड कर सकता है या मूव कर सकता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये तो लॉरेंस फोर्स का ही फॉर्मूला हो गया। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A battery is connected between 2 points A and B on the circumference of a uniform conducting ring of radius r and resistance capital R. One of the arc AB of the ring subtends an angle theta at the center. The value of the magnetic induction at the center due to the current in the ring is, ठीक है। तो एक सर्कुलर रिंग है, उसके किसी 2 पॉइंट पर आपने टैप किया है ना, एक जगह पॉइंट ए पर वायर कनेक्ट कर दिया, पॉइंट बी पर वायर कनेक्ट कर दिया। अब देखो इसके 2 पार्ट बन गए बेटा, एक बन गया A2, ये रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, A to B ये लंबा वाला पाथ जो है, ठीक है, और एक बन गया येलो से हाईलाइट कर देते हैं जो छोटा वाला पाथ है। तो ये क्या है, ये वायर था, इसका कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस था, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, 2 अलग अलग रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में जुड़ गए, ठीक है। और इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है जो बैटरी सप्लाई कर रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
आई इंटू आर, आई इंटू रजिस्टेंस R1, मैं मान लो रेड येलो कलर वाले का रजिस्टेंस R1 बोल दिया और रेड कलर वाले का रजिस्टेंस R2 बोल दिया। तो V1 इज इक्वल टू V2 था, तो मैंने क्या बोला, आई कैन राइट कि I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। अब रजिस्टेंस फॉर अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो मैं इसके लेंथ के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया बिटवीन I1 एंड I2। अब क्या करना है बच्चे, अब मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन का, कि क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आई विल राइट B1, पहले B1 जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर क्या होगा, म्यू नोट I1 L1 अपॉन 4 पाई R²। और सिमिलरली B2 के लिए क्या होगा, म्यू नोट I2 L2 अपॉन 4 पाई R²। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ, करंट I2 है, लेंथ L2 है, करंट I1 है, लेंथ L1 है। अब मुझे I1 L1 और I2 L2 पता है कि दोनों बराबर हैं, तो मैं I1 L1 I2 L2 को बराबर लिखूँ तो B2 को लिख सकता हूँ म्यू नोट I1 L1 अपॉन 4 पाई R2। तो ये क्या हो गया, मुझे पता चला कि B1 एंड B2 आर सेम मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बट इनका डायरेक्शन देखा जाए फ्लेमिंग्स रूल से तो डायरेक्शन अपोजिट आएगा, एक आएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एक आएगा अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो एक तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एट द सेंटर, सेंटर पे बात करें तो देखो I1 की वजह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और I2 की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर क्या आ जाएगा, B1 माइनस B2, जो कि मेरा 0 आ जाएगा बच्चों, 0 है ना, 0 फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। कहीं भी आप कनेक्ट करोगे तो I1 L1 I2 L2 बराबर ही आएगा, तो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग इज़ 0, वो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एन इनफाइनाइट cylindrical current carrying wire carries a current that is uniformly distributed over its cross section, the magnetic field as a function of distance from its axis is, तो magnetic field as a function of distance, तो cylindrical current carrying wire है, तो यार इसके लिए ना आपको दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि क्या होता है, इनसाइड और आउटसाइड है ना। तो इनसाइड एंड आउटसाइड देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट चेंज होगा ना वो रेडियस के बराबर होगा, आर, कैपिटल आर ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी देखना है कि इनसाइड द वायर क्या रहेगा और आउटसाइड द वायर क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इनसाइड के लिए, B इज इक्वल टू म्यू नोट JR अपॉन 2। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मैग्नेटिक जो है फील्ड है वो क्या रहने वाला है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन इट इज़ इनसाइड। तो इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड के लिए लिखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट J कैपिटल R² अपॉन 2R। तो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आउटसाइड, तो क्या बोला जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और फिर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, 1/R का ग्राफ। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो फिर हमारा ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, बाकी सारे सही नहीं है, ऑप्शन C ही सही है इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू इट विद स्पीड V एंड 10V। ठीक है, तो एक प्रोटोन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटोन का स्पीड V है और इलेक्ट्रॉन का 10V है, देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एक चार्ज एंटर करेगा तो मैंने क्या बोला कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, परपेंडिकुलर एंटर करेगा। तो ठीक है, अब आपको रेडियस ऑफ दिस पाथ बताना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ पाथ, और इसमें अभी मास का रेशियो भी दे दिया कि प्रोटोन इज 1820 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, 1820। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, V/10V के बराबर दे दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, रेडियस का, और फिर फाइंड आउट करेंगे इनका रेशियो ऑफ द पाथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के लिए देखो हमने एक चीज़ देखी है कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, देखो जब कोई भी चार्ज मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो इसको अंदर मूव कराएगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स है ना, और बाहर कौन मूव कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है। ये दोनों आपस में बैलेंस्ड रहेंगे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे बच्चे, इसी चीज़ को यूज़ करके हम फॉर्मूला लिखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ फोर्स बैलेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर प्रोटॉन। तो क्या होगा, mv² अपॉन r होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ पाथ ऑफ द प्रोटॉन व्हेन इट इज मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू q इंटू वी इंटू बी। तो v कौन सा यूज़ होगा, प्रोटॉन का ही वेलोसिटी यूज़ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इंटू बी, ठीक है। दूसरा करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहेगा सेम, तो मैं उसको क्यू ही लिख लेता हूँ, या फिर आप ई भी लिख सकते हो, राइट। अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं फॉर, यहाँ से रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख लेते हैं पहले। द रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू बी इंटू वी पी। तो वी पी हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय प्रोटॉन। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेगा, तो यहाँ क्यू रख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटू बी। तो यहाँ से बच्चों आपका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, दैट विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस रेशियो ऑफ द सर्कुलर पाथ, किसका, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन आर पी बाय आर ई, ये क्या आ जाएगा मेरा, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 1820 डिवाइडेड बाय 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है v बाय 10v। तो इसको अब आप सोल्व करते हो तो आपको मिलता है आर पी बाई आर ई इज इक्वल टू 1820 बाई 10। तो आपका क्या आ गया, 1820 बाई 10। तो इसको सॉल्व कर लो, 182 इज टू 1। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 182 इज टू 1। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अपना ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद स्पीड 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B is equal to I cap plus 4J cap minus 3K cap. The magnitude of force experienced by the electron in the Newton. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें पता है B इज इक्वल टू, B क्या होता है, B इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप, ये दे दिया। और इलेक्ट्रॉन मूव्स विद स्पीड V दे दिया आपको, V इज इक्वल टू along पॉजिटिव आई डायरेक्शन, तो v इज इक्वल टू 2 × 10⁵ आई कैप, राइट। अब फोर्स बताना है, F इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, Q × V क्रॉस B, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V क्रॉस B। तो V क्रॉस B आपको क्रॉस प्रोडक्ट इनका कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई कैप J कैप K कैप, और V इज़ गिवन एज 2 × 10⁵, 0 कंपोनेंट इन J कैप एंड 0 कंपोनेंट इन K कैप डायरेक्शन, और B आपको दिया है 1 4 -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप I वाले को बाहर भी ले सकते हैं ना, क्योंकि I का केवल एक ही कंपोनेंट है, उसको बाहर लेके 1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, फोर्स F जो है वो क्या आएगा, -3.2 इंटू 10⁻⁻14। जो मैंने 2 × 10⁵ था अंदर, उसको बाहर ले आया मैं, क्योंकि अकेला कंपोनेंट था, तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1.6 तो -3.2 आ गया, और 10⁻⁻19 था, 10⁵ उसमें ऐड हुआ तो -14 हो गया। अब अंदर वाले को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे जो कंपोनेंट बचेंगे वो बचेंगे 0, ठीक है। आई कैप वाले के साथ 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 हैं, और फिर माइनस था, माइनस कंपोनेंट आएगा आपका J के साथ, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, उसमें 1 × -4 आएगा, तो उसको एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 K कैप, एंड देन लास्ट वाला कंपोनेंट आपका आएगा +3 J कैप, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट आएंगे। अब
इसको हम एक्सपेंड कर लिया हमने, अब इसको मल्टीप्लाई करके वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब हो गया वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो नेगेटिव साइन हम हटा देंगे और 4 और 3 का आप जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √4² + 3² यानी कि आपका आएगा 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब 3.2 × 10⁻14 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.6 × 10⁻13 न्यूटन्स। तो हमारा फिर है ना ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी बिकम्स अवर राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर fixed with their centers at distance d apart. A stationary charge q is placed at point p between the gaps. Okay. ओके, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स बताना है। अब देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस करेंगी स्टेशनरी बार मैग्नेट्स, बट हमारा चार्ज है वो भी खुद ही फिक्स्ड है पॉइंट पी पर, तो फिक्स्ड चार्ज है, मूव ही नहीं कर रहा, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि हमारा क्यू वी भी फॉर्मूला होता है ना, तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब मैग्नेटिक induction field strength due to a short bar magnet at a distance 0.2 meter on the equatorial line is 20 × 10⁻⁻6 टेस्ला। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, आपको फील्ड इंडक्शन आपको दे दिया, यानी बी की वैल्यू आपको दे दी और आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बी इज इक्वल टू μ0/4π m/r³। आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे तो उसका आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया आपको, बी की वैल्यू दी है 20 × 10⁻⁻6, ये किसके बराबर हो जाएगा, μ0 की वैल्यू रखते हैं 4π × 10⁻⁷ इंटू m डिवाइडेड बाय 4π × 0.2 का क्यूब। अब हमें m कैलकुलेट करना है यहाँ से, वी कैन इजीली कैलकुलेट m एज m इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁷। देखो 4π से 4π काट लेंगे, 0.2 का जो क्यूब आएगा वो 8 आएगा ना, 8 × 10⁻³ और फिर आपका ये 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक स्टेप में स्किप कर दे रहा हूँ, तो 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10⁻⁷, और ये सॉल्व करने पर आपको 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए फॉर इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में भी फार्मूले हमारे यूज़ होंगे इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के लिए, तो वो भी फार्मूलाज देखना आप और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2d फ्रॉम शॉर्ट बार मैग्नेट ऑन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, 2d फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं दोनों फार्मूलाज लिखता हूँ। एक तो अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल का, हमें ट्रांसवर्स का तो हमने देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे, अब लॉन्गिट्यूडनल का फार्मूला लिखते हैं, तो दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या होगा फार्मूला, b इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक है, 2m/r³, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स के लिए क्या होगा, जो अभी लिखा था, b इज इक्वल टू μ0/4π m/r³। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो है उसके लिए r की वैल्यू दे रखी है 2d एंड ट्रांसवर्स के लिए r की वैल्यू दे रखी है d। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल के लिए इसको बोल दिया b1 लॉन्गिट्यूडनल वाले को, तो ये हमारा क्या आएगा μ0/4π 2 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय r की वैल्यू, r है हमारा 2d इसका क्यूब, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, ये आएगा हमारा 4 × 8 का क्यूब आएगा, 8 4 32 और ऊपर 2, तो ये आपका आ गया μ0 m/16π d³। ठीक है, ये हमारा b1 आ गया जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, इन लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अभी सिमिलरली ट्रांसवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा उसको b2 बोल देते हैं, तो हमारा आएगा μ0/4π और मैग्नेटिक मोमेंट आपका जो है वो m/r³ होता है, तो m, r इज़ गिवन एज d, तो ये d³ आ गया, तो ये आपका आ गया μ0 m/4π d³। तो यार हमें यहाँ से पता चल रहा है कि b2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ b1। ठीक है, b2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ b1, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक, तो पहले लॉन्गिट्यूडनल और उसके नीचे ट्रांसवर्स, तो हमने
यही निकालना था B2/B1, तो B2/B1 इज इक्वल टू 4:1, बट यार एक सेकेंड, इसमें रेशो उल्टा दे रखा है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फील्ड शॉर्ट बार इन लॉन्गिट्यूडनल एक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेड बाय, अच्छा B1/B2 निकालना है, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल इज़ B1, तो हमें B1/B2 निकालना है, तो B1 डिवाइडेड बाय B2 ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। B1 जो है दैट इज़ 1/4 टाइम्स ऑफ B2, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 1:4, फिर मैच भी कर गया, ऑप्शन डी मैच कर गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अ स्क्वायर लूप ऑफ PQRS मेड विद अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, current I enters from point P and leaves from point S. The magnitude of magnetic field induction at center O of the square is. तो इस स्क्वायर है बच्चे, यहाँ पे कोई करंट I एंटर करता है पॉइंट P पर और करंट ये I पॉइंट S पर लीव कर जाता है। PQRS एक स्क्वायर है, साइड A दे रखा है। अब आपको सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब एक वायर था बच्चों, तो इसमें क्या बोलेंगे कि यार रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखो यहाँ पर क्या बोलें कि ये P से Q, Q से R और R से S, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा हो गया सीधा P से S। अब देखो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। तो PQRS जो ब्लू कलर का वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा 3 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द येलो कलर वायर, ठीक है। अब करंट I इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1/4 ऑफ विच गोज थ्रू येलो कलर वायर, यानी I/4 करंट विल फ्लो थ्रू दिस एंड 3I/4 करंट विल फ्लो थ्रू ब्लू कलर वायर, ठीक है। तो द करंट बिकम्स 3 टाइम्स, बिकॉज रेजिस्टेंस जो था वो 3 टाइम्स था और यहाँ पर करंट जो है, अच्छा उल्टा लिखा भाई, हमने उल्टा लिख दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो करंट जो है येलो कलर वाले वायर से जो होगा 3 टाइम्स जाएगा, बिकॉज इट विल प्रोवाइड ए शॉर्टर पाथ फॉर द करंट, या कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो दिस विल बी 3I/4, और जो ब्लू कलर है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो I/4 करंट विल फ्लो। तो टोटल ऐड करोगे इनको तो I करंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हमें करंट पता चल गया, करंट थ्रू दिस वायर। अब मुझे एंगल्स देखना पड़ेगा कि यार इस पॉइंट, ये पॉइंट D जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसको D बोल देते हैं, और ये कितने एंगल सब्सटीट्यूट कर रहा है, θ1 एंड θ2, मुझे वो भी पता होना चाहिए। θ1 बोला, इसको θ2, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो मुझे पता है यार θ1 इज इक्वल टू θ2, और इनकी वैल्यूज़ क्या रहने वाली है 45 डिग्री, ठीक है। और ये डिस्टेंस D जो है, इस डिस्टेंस D को यहाँ भी D होगा, ठीक है। अब ये एंगल 45 होगा, तो यहाँ से मैं टेंजेंट 45 यूज़ करके tan 45 इज इक्वल टू D/A/2, है ना। ये जो साइड है नीचे वाली ये A/2 रहेगी, हाफ डिस्टेंस, है ना। तो हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू D इंटू A/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि tan 45 1 होता है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि D इज इक्वल टू A/2 मेरा होगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, वो फॉर्मूला लिखते हैं। अभी हमने पीछे यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर, जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें फॉर्मूला यूज़ किया था। तो मेरा फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0/4π करंट I बाई डिस्टेंस D इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। देखो साइन ऑफ θ1 और साइन ऑफ θ2 तो चारों पार्ट के लिए बराबर रहेगा, जो चारों सेगमेंट है ना PQ, QR, RS और PS, इन सब के लिए साइन θ1 θ2 बराबर रहेंगे, इनका सम, बिकॉज θ1 एंड θ2 विल बी 45 फॉर ईच ऑफ दिस, सिमिट्री से, ठीक है। बचा करंट, और μ0/4π कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस D इज़ ऑल्सो सेम फॉर एवरीथिंग। तो मुझे यहाँ से पता चला है कि यार जो मेरा जो है करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, जो B है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है फॉर एवरी वायर। अब मुझे एक चीज़ देखना है कि वायर का लेंथ जो है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का है वायर, वो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो ये करंट ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको मुझे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 सेगमेंट हैं वायर के, और मैं करंट की वैल्यू I/4 ले रहा हूँ। तो I/4 करंट इज़ इन ईच सेगमेंट ऑफ वायर। यहाँ भी I/4 है, यहाँ भी I/4 है, राइट।
और ब्लू कलर का है उसमें 3I/4 है, बट सेगमेंट को एक ही बार लेना है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ब्लू कलर का सेगमेंट अगर लिखता हूँ वायर, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई। करंट की वैल्यू लिखेंगे I/4, ठीक है जी, अपॉन डी, डिस्टेंस डी तो दोनों के लिए बराबर है, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, ये आपका 1/√2 प्लस 1/√2 रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया बी ड्यू टू ब्लू कलर। और रेड का जो येलो कलर का वायर है उसकी वजह से बी क्या आएगा, बी विल बी μ0/4 पाई। करंट आपका आ गया 3I/4 डिवाइडेड बाई डी, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अब मुझे पता चल रहा है कि यार दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड बराबर हैं, बट इनका डायरेक्शन जो है, अगर मैं डायरेक्शन लूँगा फ्लेमिंग्स रूल से, तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। येलो कलर की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा, और ब्लू कलर के इस हर सेगमेंट की वजह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर और मैग्नीट्यूड बराबर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया फिर, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो। मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा, सॉल्व करने के बिना ही हम सॉल्व कर पाए, इसको आंसर पर आ पाए, ठीक है। तो अपोजिट टू ईच अदर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ प्रोटोन accelerated by a potential difference V flies through a uniform transfer magnetic field B. The field occupies a region of space by width D. If the initial angle of the proton is 37 degree, then final angle of the proton alpha is. तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, हम सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इसके बैलेंस से हम अलग अलग पॉइंट पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अब देखो हमें पता है कि यार एफ ई और जो एफ एम, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये रहेंगे दोनों बराबर रहने वाले हैं, यानी इनका रिजल्टेंट हमें जीरो मिलेगा। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यार, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लॉरेंस फोर्स वी क्रॉस बी, ये हो गया, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। चार्ज दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस बी, ये क्या रहेगा ज़ीरो। तो अब वेक्टर ई को लिखेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड मान लो मैं ई एज्यूम कर लेता हूँ, और डायरेक्शन क्या गिवन है, नेगेटिव में। देखो अभी अब मैंने बताया था ना माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप हो गया प्लस वी बी मैग्नीट्यूड, और इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव आई, और डायरेक्शन बी का डायरेक्शन मुझे निकालना है, तो मैं बोल देता हूँ एनी जनरल डायरेक्शन एन, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अब आई क्रॉस एन का डायरेक्शन, वेक्टर आई क्रॉस एन है, उसका डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। तो आई कैप क्रॉस एन कैप शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव जे कैप, विच इज़ द डायरेक्शन विच इज़ अपोजिट टू माइनस जे कैप, है ना। तो मैग्नीट्यूड हम छोड़ देते हैं बिकॉज वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो आई कैप क्रॉस जे एन कैप जो है वो आना चाहिए अपोजिट टू द माइनस जे कैप, तो हमारा डायरेक्शन क्या आएगा, जे कैप। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के कैप, है ना, माइनस के कैप डायरेक्शन होगा, तभी हमारा ये जे कैप डायरेक्शन में आएगा। तो फिर माइनस के कैप मतलब क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and a uniform magnetic field are pointed in the same direction. If an electron is projected in the same direction, the electron velocity will decrease in magnitude. देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो उस पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को मूव किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे क्या किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होने वाला है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट 1 मेरा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर्स इज। तो दो वायर हैं, अगर मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है, और एक पॉइंट है जो इन मिडवे है, यानी r डिस्टेंस पे फ्रॉम ईच वायर, तो क्या होने वाला है बच्चे, इस पे जो मैग्नेटिक क्या बोला है इसने, द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, इनफाइनाइट वायर है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा आता है। एक आएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और दूसरा सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि दूरी सेम है ना, r डिस्टेंस पर ही है,
तो एक अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो जीरो होने वाला है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग ए स्टेडी करंट व्हेन द सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया, तो उस पर नेट क्या लिखा है, नेट फोर्स विल बी जीरो, नो नेट फोर्स एक्ट्स। तो ऐसा होगा ना, क्योंकि अभी हमने देखा था, अभी स्क्वायर लूप देखा था, तो उसमें क्या होता है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें जो भी डिफरेंट पाथ बनेंगे उसमें करंट के प्रोपोर्शनल आपका मैग्नेट फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो नेट फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बच्चा। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अ स्टेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न्ड इनटू अ सर्कुलर लूप। एक स्टेट वायर था, करंट आई कैरी कर रहा था, सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट इन एम के एस यूनिट इज एम, द लेंथ ऑफ द वायर विल बी। आपको लेंथ ऑफ द वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यार एक स्ट्रेट वायर था, उसको आपने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और उसके बाद आपने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप निकालने के लिए आई कैन राइट एल इज इक्वल टू 2πr, मैं इसको 2πr लिख सकता हूँ, और रेडियस क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2π, ठीक है जी। और मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, मैग्नेटिक मोमेंट को बोला m, और ये किसके बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट आपका, ये होगा करंट इंटू एरिया πr², ठीक है। अब आप करंट इंटू पाई, रेडियस आपने अभी कैलकुलेट किया, एल अपॉन 2π का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, आई इंटू एल स्क्वायर, नीचे 4π² आएगा, तो 4π बच जाएगा, पाई से पाई ऊपर कट जाएगा। तो हमारा m इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर अपॉन 4π आ गया। तो मैं एल स्क्वायर को लिख दूँ, एल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 4πm/i। तो सिमिलरली आई कैन राइट लेंथ ऑफ द वायर कैन बी रिटर्न एज √4πm/i। √4πm/i मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज x, व्हेन बोथ ऑफ द करंट एंड द रेडियस इज डबल्ड द रेशियो विल बी, ठीक है। तो एक आपको क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर ऑफ सर्कुलर लूप इज r, आपको रेशियो दे दिया, ठीक है। तो इनमें अब क्या करना है, व्हेन बोथ द करंट एंड रेडियस आर डबल्ड, तो आई डैश जो है वो हो गया 2i, और r डैश हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ r। ये करने पर आपका क्या इफेक्ट आएगा, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, यानी b/m के रेशियो पे आपका क्या इफेक्ट आएगा। देखो बेटा, हमें पता है कि b मैग्नेटिक फील्ड जो है b, उसका वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी μ0I अपॉन 2r, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू πr², ठीक है। अब हमें b/m का वैल्यू निकालना है, तो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द रेशियो b/m। तो b/m क्या आएगा, μ0I अपॉन 2r इंटू 1 अपॉन I πr², ठीक है। जो वैल्यू कटेंगे उनको काट लेते हैं, करंट आपका कट जाएगा, सॉरी ये करंट कट जाएगा, अब बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, तो हम इसको लिख लेते हैं। b/m विल बी इक्वल टू μ0 अपॉन, नीचे बचेगा 2πr³, 2πr³, ठीक है। तो ये b/m आ गया μ0 अपॉन 2πr³। अब हमें क्या करना है, b'/m' निकालना है, कब, व्हेन द क्या क्या कर दिया गया हमने, व्हेन बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल्ड। तो करंट के डबल करने पर तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा, बट रेडियस को डबल करने पर हमें जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मान लो b'/m', वो क्या मिलने वाला है, μ0 अपॉन 2π इंटू r'³ और r' आपका क्या है, r' इज़ 2 टाइम्स ऑफ r, डबल कर दिया तो μ0 अपॉन 2π इंटू 2r³। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/8 इंटू μ0 अपॉन 2πr³, ठीक है। तो ये आ गया 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो पहले वैल्यू रेशियो क्या था, x, तो 1/8 हो जाएगा उसका, तो दैट विल बिकम x/8। तो रेशियो ऑफ b'/m' विल बिकम x/8। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है करंट I एम्पियर फ्लोज along the inner conductor of a coaxial cable and returns along the outer conductor of the cable, then the magnetic induction at any point outside the conductor at a distance r meter from the axis is।
तो कोएक्सियल केबल क्या होती है, देखो आपने डिश की वायर देखी होंगी ना, जो सिग्नल ट्रांसमिशन का यूज़ होती है। इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल कंडक्टर होता है और एक उसके बाहर एक्सटर्नल कंडक्टर होता है। तो कोएक्सियल केबल्स हम यूज़ करते हैं जनरली फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। तो एक बाहर मैश लाइक का कंडक्टर होगा, ठीक है। अब दो कंडक्टर है, मान लो कि एक आउटर कंडक्टर और एक इनर, तो ब्लू वाला आउटर है, एक इनर है। अब है ना, इस ये वायर का ना थिकनेस कम होता है, ज़्यादा थिक नहीं होगी। अब किसी डिस्टेंस, मान लो रेडियस टोटल डिस्टेंस इसका डायमीटर डी है वायर का। अब किसी डिस्टेंस आर पर आप निकाल रहे हो विच इज़ फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट दीज कंडक्टर्स, तो किसी डिस्टेंस आर पर आप निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, अगर इनर कंडक्टर में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आउटर में वही करंट वापस आ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, दोनों की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट विल बी अपोजिट टू ईच अदर और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो फिर नेट वैल्यू जो आएगी ना, दैट विल बी जीरो। बिना कैलकुलेट करे हम लिख सकते हैं कि नेट वैल्यू विल बी जीरो, क्योंकि जो इनर की वजह से एक डायरेक्शन में फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, ठीक उसी के अपोजिट डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है आउटर कंडक्टर की वजह से एट सम पॉइंट विच इज़ फार अवे फ्रॉम दिस वायर। तो हम बोल सकते हैं कि जीरो विल बी द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू दिस कोएक्सियल वायर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, इफ़ अ प्रोटोन एंटर्स परपेंडिकुलरली अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, देन द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज t। इफ प्रोटोन एंटर्स विद वेलोसिटी 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, द टाइम पीरियड विल बी kt, फाइंड k। तो यार टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स बैलेंस करके, तो क्या आएगा 2πm/2πm QB, ठीक है। तो यहाँ से 2πm/QB हमारा होता है टाइम पीरियड व्हेन सम चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लगे, तो वहाँ पे टाइम पीरियड आपका ही होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से हमें दिख रहा है कि यार इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के इंडिपेंडेंट है हमारा टाइम पीरियड। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप 4 टाइम्स भी वेलोसिटी कर दोगे तो हमारा टाइम टी डैश वो क्या रहेगा, टी के बराबर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यही अगर के टी के बराबर है तो फिर के इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, के इज इक्वल टू 1, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो के इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया ए and its magnetic dipole moment is found to be n into ba to the power m upon mu naught under root pi, then what is the value of 10 into n plus m। 10 into n plus m का वैल्यू आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो यार देखो सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के लिए हम एरिया लिख सकते हैं a, और हमें फाइनली किसका वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, यानी हमें m का वैल्यू निकालना है, और हमें b इज़ गिवन एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये अभी हमने लिखा था, ठीक है। बट इसमें हमें क्या चाहिए, r हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द लूप इज़ गिवन एज a, तो अब क्या करें, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a बाई पाई, अंडर रूट ऑफ a बाई पाई हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में, ये हमारा आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। तो 2r के अंदर अगर हम पुट करेंगे इसको फॉर्मूला को, तो यहाँ से हमें करंट निकालना है पहले, तो करंट के फॉर्म में भी सिंप्लीफाई एक बार कर सकते हैं। I इज़ इक्वल टू 2RB अपॉन म्यू नॉट। अब वैल्यू रख लेते हैं r की, तो क्या आएगा 2B अपॉन म्यू नॉट इंटू r हमारा a बाई पाई है, तो हमारा करंट आ गया, ठीक है। अब हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। तो करंट की वैल्यू लिख लेते हैं 2B अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट a बाई पाई इंटू एरिया, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर, इट विल बी इक्वल टू 2B अपॉन म्यू नॉट एरिया टू द पावर 1/2, और एरिया की पावर 1 तो क्या होगा 3/2 पावर आ गई, और नीचे अंडर रूट पाई। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा, मैं इसको कंपेयर करूँगा n इंटू बी ए टू द पावर m बाई म्यू नॉट अंडर रूट पाई से। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि n इज़ इक्वल टू 2 है और m इज़ इक्वल टू 3/2 है, यानी कि 1.5 है। तो n प्लस m क्या आ जाएगा, n प्लस m विल बी इक्वल्स टू 3.5, और 10 इंटू n प्लस m क्या आ जाएगा, 10 इंटू m प्लस m वो हमारा आ जाएगा 35। तो 35 इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 2 पैरेलल वायर्स
इन द प्लेन ऑफ पेपर आर एट डिस्टेंस एक्स नोट अपार्ट, तो दो वायर हैं पैरेलल वायर्स, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, एक वायर दूसरा वायर, दे आर एट एक्स नोट अपार्ट, तो इनका डिस्टेंस जो है एक्स नोट है. अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद द स्पीड u बिटवीन द वायर्स इन द सेम प्लेन एट अ डिस्टेंस x1 from one of the wires. When the wire is carrying current of magnitude I in the same direction, the radius of curvature of the path of the point charge is r1. In contrast, if the current of the magnitude I is in the two wire have direction opposite to each other, the curvature of the path is r2. If x naught is equal to x naught by x1 is 3, तो यार ऐसा है ना, x naught by x1 3 है, तो क्या बोलेंगे कि जो हमारा x1 डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ एक्स नोट बाई 3 डिस्टेंस पर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है, आपको r1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 बाई r2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. पहला केस है r1 कब है, जब सेम डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, आई इज़ फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ द वायर्स. तो क्या होगा कि मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा अब इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है. व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. और सेकंड केस है जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एक में ऊपर की साइड दूसरे में डाउनवर्ड, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऐड हो जाएगा सिंपली. तो बेसिक बात ये है. तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की कोशिश करेंगे दो अलग अलग केसेस के लिए, राइट, और फिर उनका रेशियो निकालेंगे. तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ना पहले हम क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर्स. ठीक है, अब पॉइंट चार्ज पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, पहले मैं निकालता हूँ फर्स्ट केस व्हेन दी बोथ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, उसको फर्स्ट केस बोल देते हैं B1. तो क्या होगा, फॉर्मूला तो हमें पता है म्यू नोट आई अपॉन 2πr होता है. 2πr मतलब डिस्टेंस इज डी, है ना. तो डिस्टेंस जो इनका है x नोट बाई 3, वो डिस्टेंस लेंगे म्यू नोट आई अपॉन 2πr. अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, पहले लेफ्ट वाले वायर के लिए और फिर राइट वाले वायर के लिए. ठीक है, तो अब मुझे लेफ्ट वाले वायर की वजह से डिस्टेंस कितना है x नोट बाई 3, तो मैं सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा म्यू नोट आई अपॉन 2π इंटू डिस्टेंस है x नोट बाई 3, तो ये पॉजिटिव मान लिया. और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस लगाऊंगा म्यू नोट आई अपॉन 2π, और डिस्टेंस क्या बच गया, जो बचा वो आपका बच गया 2x नोट बाई 3, तो दैट इज़ 2x नोट बाई 3. तो ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की. अब मैं इसको सॉल्व करूँगा बच्चे, सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 3 म्यू नोट आई अपॉन 4π x नोट. तो ये मुझे मिल गया व्हेन द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन B1. अब B2 निकालेंगे व्हेन द करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में ये आपका क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएंगे दोनों, बिकॉज बोथ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन. तो इनको कैलकुलेट करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नोट आई अपॉन 2π. देखो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बट क्यों इनके डायरेक्शन सेम होने की वजह से अब ये ऐड हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होने की बजाय. ठीक है, तो ये 2π इंटू 2x नोट बाई 3. ठीक है, अब इसको ऐड करने पर जो आपको मिलेगा 9 म्यू नोट आई अपॉन 4π x नोट. ठीक है, तो B2 बाई B1 अगर निकाला जाए, B2 बाई B1 वो आपका आ गया 9/3, यानी 3 टाइम्स हो गया, तो ये आपका 3 आ गया. देखो ये 9/4 है, ये 3/4 है, तो 9/4 डिवाइडेड बाई 3/4 आपका आ गया 3. ठीक है, तो B2 बाई B1 3 आ गया. अब मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है बच्चे, रेडियस ऑफ का रेशियो R1 बाई R2. तो देखो R1 बाई R2 क्या होता है, रेडियस अगर R1 की बात करें वो क्या आएगा, m इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई q इंटू B1, है ना, mv बाई q भी होता है, तो ये R1 आ गया. R2 क्या आएगा, सिमिलरली m इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई q इंटू B2. अब फर्स्ट केस में B1 जो था वो मुझे पता है, सेकेंड केस का B2 मुझे पता है. अब मैं R1 बाई R2 निकालूंगा, तो बेटा मुझे पता है कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ना कि R1 बाई R2 विल बी B2 बाई B1, यानी कि हमारा सेम वही आंसर आएगा 3. यानी R1 बाई R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ विल बी, इनका रेशियो जो है वो 3 आएगा. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है दैट इज़ 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास 0.6 ग्राम एंड हैविंग चार्ज ऑफ 25 नैनो कूलम्ब इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज. अब देखो बच्चे, यहाँ पर g का वैल्यू दिया है ना, और पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या हो रहा होगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली इन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ना एक्सेलरेट कर रहा है ना रिटार्ड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पार्टिकल के वेट को सपोर्ट कर रहा है ना, वेट ऑफ द पार्टिकल इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. तो मैं लिख सकता हूँ कि mg इज इक्वल टू q इंटू v इंटू बी.
ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो अब इसके अंदर मास ऑफ द पार्टिकल मुझे दिया है, जी का वैल्यू भी दिया है, चार्ज भी दे रखा है, राइट, चार्ज दे रखा है क्या, यस, चार्ज इज 25 नैनो कूलम्स, और वेलोसिटी भी आपको दिया गया है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, यानी बी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यार यहाँ से बी का वैल्यू निकालना काफ़ी इजी है, तो बी वी कैन कैलकुलेट, बी इज इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। तो मास इज गिवन एज 0.6 ग्राम्स, ग्राम्स का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो ये आ गया, इंटू जी, जी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू इज गिवन एज 25 नैनो कूलम, तो 10⁻⁹ इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ 1.2 इंटू 10⁴। तो अब इसका मुझे वैल्यू खाली कैलकुलेट करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 30, और इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करने पर बी का वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट विल बी 20 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज़ 20 टेस्ला। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो फील फ्री टू आस्क इन द डाउट ग्रुप्स, तो वहाँ पे आपको और डिटेल्ड सॉल्यूशन या स्पेसिफिकली आपको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।